अब देखिएगा, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉब्लम ऑफ मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक से ज्यादा हो। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 6x1 + 4x2 सब्जेक्ट टू द तीन आपके कांस्टेंट्स हैं। यहाँ लेस देन इक्वल है सिलेक्ट वेरिएबल डालेंगे, यहाँ लेस देन इक्वल है सिलेक्ट वेरिएबल डालेंगे, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ डालेंगे सरप्लस विद आर्टिफिशियल। तो दो तो मेरे सिलेक्ट हो गए, एक मेरा सरप्लस हो गया और एक हो गया मेरा आर्टिफिशियल। अब हम लिख देते हैं इंट्रोड्यूसिंग स्लैब सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, अब स्लैब हो गया, सरप्लस हो गया और आर्टिफिशियल वेरिएबल हो गया। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लेते हैं। मैक्सिमाइज z इक्वल टू हो जाता है 6x1 + 4x2 + 0x1 आएगा प्लस 0x2 आएगा प्लस 0x3 आएगा, एक आर्टिफिशियल आ जाएगा, उसकी कॉस्ट -m हो गई। तो ये आर्टिफिशियल a1 हो गया, इसकी कॉस्ट -m हो गई। और सच दैट, अब कंडीशन लेने चलते हैं बेटा। सच दैट पहली इक्वेशन में चलते हैं 2x1 + 3x2 प्लस, इसमें x1 डाल दिया है मैंने, ये 30 हो गया है। यहाँ डाल दिया है 3x1 + 2x2 + x2 = ये 24 हो गया है। यहाँ डल गया है x1 + x2, यहाँ सरप्लस आ रहा है माइनस का s3 और प्लस आर्टिफिशियल a1 हो गया, यहाँ हो गया 3। और कंडीशंस हो गई हमारी n1 x1 x2 s1 s2 s3 a1 ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, अब सबसे पहले हम सिंपलेक्स टेबल यहाँ तैयार करने जा रहे हैं। ये हो गया हमारा बेसिक हो गया, ये कॉलम CB हो गया, ये कॉलम XB हो गया, x1 x2 s1 s2 s3 और यहाँ a1। और ये मेरा लास्ट कॉलम हो जाएगा मिनिमम रेशियो XB अपॉन, ये तो हमारा सबसे लास्ट में आएगा बेटा, मिनिमम रेशियो हो जाता है। तीन मेरे पास इक्वेशंस हैं। अब देखिए टेबल बनाने की तैयारी कर रहे हैं हम। यहाँ ये हमारा CJ हो जाएगा, x1 x2 की कॉस्ट देख लीजिएगा इधर से, ये 6 है, 4 है, 0 0 0 माइनस का m। बेसिक वेरिएबल में सबसे पहले स्टार्टिंग में बोलते हैं जो आइडेंटिटी देते हैं, आइडेंटिटी आपको सिलेक्ट देते हैं और आर्टिफिशियल देते हैं। अब पहली वाली इक्वेशन में s1 पड़ा हुआ है, कॉस्ट 0 हो गई है। दूसरी वाली इक्वेशन में s2 पड़ा हुआ है, कॉस्ट 0 हो गई है। तीसरी वाली में a1 पड़ा हुआ है, तो कॉस्ट हो गई है माइनस का m। पहली वाली इक्वेशन को ले लीजिएगा, ये 30 हो जाता है, 2 3 1 0 0 0। नेक्स्ट वाली इक्वेशन में 24 है, 24 में यहाँ हो जाता है 3 हो जाता है, 2 हो जाता है, 0 हो जाता है, 1 0 0। नेक्स्ट वाली इक्वेशन में यहाँ मेरा 3 है, तो यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ -1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है। अब यहाँ लिख देते हैं डेल्टा J = CJ - ZJ। ठीक है, अब CJ - ZJ कैलकुलेशन करने चलते हैं। तो ये तो 0 है, मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। यहाँ देखिएगा माइनस का m आएगा, तो ये हो जाएगा 6 + m। यहाँ देखिएगा माइनस का m, तो ये हो जाएगा 4 + m। आइडेंटिटी का कॉलम में 0 आएगा, आइडेंटिटी के कॉलम में 0 आएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का m। ये आइडेंटिटी का कॉलम है, ये 0 आ जाएगा। m की वैल्यू आप थोड़ी देर के लिए 100 पढ़ लीजिएगा, तो ये 104 है, 106 है। देखिएगा ये इनकमिंग वेक्टर है, मेरा इनकमिंग वेक्टर है x1। तो मिनिमम रेशियो में बन जाएगा मेरा XB अपॉन x1। XB अपॉन x1 करिएगा तो 3/2 करेंगे तो ये 15 आएगा, 24/3 करेंगे तो 8 आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा। ठीक है, ये 3 बन जाता है। अब मेरा सबसे छोटा मिनिमम रेशियो है 3। ये मेरा इनकमिंग वेक्टर हो गया, ये मेरा आउटगोइंग वेक्टर हो गया। अब a1 आर्टिफिशियल वेरिएबल है ना, आर्टिफिशियल वेरिएबल मेरा आउटगोइंग हो गया है। और आपको सिखाया गया था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर आउटगोइंग है तो इसे टेबल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब की एलिमेंट आपका 1 है, की एलिमेंट को आपको 1 बनाना होता है, नीचे यहाँ बनाना होता है 0। अब देखिएगा आप ऑपरेशन लगाने वाले हैं। सबसे पहले R3 न्यू = R3 ओल्ड, इसमें आपका कोई चीज नहीं होगा। जब आप R1 न्यू बनाने जाएंगे तो इस 2 को 0 बनाना होगा,
तो ये हो जाएगी आपकी R1 ओल्ड माइनस 2R3 न्यू। अब यहाँ 3 है आपका, तो ये हो जाएगी R2 न्यू इज इक्वल टू R2 ओल्ड माइनस 3R3 न्यू। अब देखेगा ये टेबल तैयार हो जाती है अब हमारी। अब नई टेबल बनाने चलते हैं। ये हो जाता है हमारा बेसिक हो जाता है, CB हो जाता है x1 x2 x1 x2 x3। अब देखिएगा आर्टिफिशियल वेरिएबल को यहाँ कोई जगह नहीं दी गई है। CK हो जाता है 6 4 0 0 0। और ये मेरा कॉलम हो जाता है मिनिमम रेशियो का। यहाँ मेरा कॉलम में बन जाता है मिनिमम रेशियो XB अपॉन XB के अपॉन में हमें पता है कि इनकमिंग वेक्टर आने वाला है। अब देखिएगा मैं टेबल बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। अब पहली वाली टेबल में देखिएगा आउटगोइंग कौन है, आउटगोइंग A1 है और इनकमिंग कौन है x1। तो A1 हटा करके x1 डाल देंगे और इसके पैसे हो जाएंगे 6 रुपए। ये S1 हो गया 0 हो गया, यहाँ S2 हो गया 0 हो गया। अब यहाँ वेरिएबल आ रहा है तुम्हारा x1 के 6 रुपए हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले R3 तो ऐसी की ऐसी रहेगी। हाँ, यहाँ पर मेरा एक कॉलम छूट गया है, यहाँ बना देता हूँ मैं, ये जगह थोड़ी कम रह गई है। ये CB हो गया मेरा 0 0 6 रुपए हो गया। XB में XB अब देखिएगा ये वाली रो तो ऐसी जैसी रहेगी। 3 हो गया 1 हो गया 1 हो गया 0 हो गया 0 हो गया और S3 के नीचे पड़ा हुआ है माइनस का 1। अब ऑपरेशन देखिएगा नई वाली R1 कैसे बना रहे हैं, पुरानी वाली R1 में से दो वाली R3 को मल्टीप्लाई करके नई वाली को और इसे माइनस करने वाले हैं। तो यहाँ देखते रहिएगा 30 है और यहाँ 3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 30 में से 6 जाएंगे तो ये हो जाएगा 24। अब यहाँ 2 में से 2 जाएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में गया 0 और 0 में से माइनस के 2 घटेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा R2 न्यू कैसे बनेगी, पुरानी वाली R2 लेनी है और तीसरी नई वाली R3 में 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देना है। 3 या 9, 24 में से आप 9 घटाने जा रहे हैं तो ये हो जाता है 15। 3 में से 3 गए 0, 2 में से 3 जाएंगे माइनस 1, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1 और 0 में माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये 3 हो जाता है। अब ये वैल्यू हो जाती है हमारी डेल्टा जे की। डेल्टा जे की वैल्यू हो जाती है, आइडेंटिटी का कॉलम है तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये तो 0 देंगे, यहाँ 6 है, 4 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 2 बनेगा, आइडेंटिटी है 0 बन जाएगा, ये आइडेंटिटी है 0 बन जाएगा। और यहाँ देखिएगा माइनस का 6 है, 0 में से जब माइनस के 6 जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6। अभी देखिएगा पॉजिटिव लेवल मेरा बना हुआ है, ये हो गया 6 मेरा इनकमिंग वेक्टर हो गया। अब SB के नीचे आएगा मेरा x3, ठीक है, ये मेरा इनकमिंग हो गया है, S3 आने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा इनकमिंग में जब आप XB अपॉन S3 करेंगे तो ये हो जाएगा कॉलम मेरा XB का हो गया 24/2 यानी कि 12 हो जाएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 3 को -1 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि मना करा गया है कि -1 से डिवाइड नहीं करेंगे, 0 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो यहाँ ब्लैंक हो जाएगा। अब मिनिमम रेशियो है यहाँ पर 5 मेरा आउटगोइंग वेक्टर है। आउटगोइंग वेक्टर के सामने देखिएगा S2 है, S2 मेरा आउटगोइंग वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा आउटगोइंग वेक्टर है। इनकमिंग वेक्टर ये है मेरा, ये मेरा आउटगोइंग वेक्टर है। की एलिमेंट हो गया है मेरा 3। अब मुझे 3 की जगह तो बेटा 1 बनाना है, ऊपर 0 बनाना है, नीचे 0 बनाना है, तो यहाँ मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि मेरा ऑपरेशन लग जाएगा R3 न्यू इज इक्वल टू R3 ओल्ड अपॉन 3। इसे 3 से डिवाइड करके 1 बन जाएगा, फिर 2 को 0 बनाना है बेटा, तो ऑपरेशन लग जाएगा R1 न्यू इज इक्वल टू R1 ओल्ड माइनस 2 R2 न्यू, ठीक है, ये ऑपरेशन लग जाता है। अब यहाँ माइनस का 1 है तो इस 1 को -1 में जोड़ना पड़ेगा, तो मेरा ऑपरेशन लग जाता है R3 न्यू इज इक्वल टू R3 ओल्ड प्लस R2 न्यू। इस प्रकार से मेरा आइडेंटिटी का कॉलम तैयार हो जाता है। देखिएगा अब मैं तीसरी टेबल तैयार कर चुका हूँ। तीसरी टेबल है मेरी, तीसरी टेबल है, डेल्टा जे की वैल्यू देखिएगा सारी 0 या नेगेटिव आई है,
तो डेल्टा जे लेस देन इक्वल 0 है, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, अनऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 की वैल्यू 8 हो जाती है, x2 मेरा बेसिक वेरिएबल नहीं है तो इसकी कॉस्ट हो जाती है 0, मैक्सिमम z आ जाता है 48। तो यहाँ पर एक आप मेन बात देखिएगा, जो बेसिक वेरिएबल है ये हमारे बेसिक वेरिएबल में s1 है, s3 और x1 है, तो s1 वाले कॉलम के नीचे हमेशा 0 आएगा, s3 के नीचे 0 आएगा, x1 के नीचे 0 आएगा, ठीक है। डेल्टा j की वैल्यू यहाँ 0 होगी। तो होता क्या है, जो हमारे बेसिक वेरिएबल होते हैं, जो बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम की लिस्ट में होते हैं वो हमेशा आइडेंटिटी का कॉलम प्रदान करते हैं, और जब सिंपलेक्स मेथड की कैलकुलेशन चलती है तो उसमें cj माइनस zj यानी कि डेल्टा j की वैल्यू 0 आ जाती है। लेकिन आप इस वाले कॉलम को देखेगा ना x2 को, x2 तो बेसिक वेरिएबल नहीं है, इस बेसिक वेरिएबल में x2 शामिल नहीं है, तो इसके नीचे 0 क्यों आया? तो अगर कोई बेसिक वेरिएबल नहीं होता है और उसके लिए डेल्टा j की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो बनता है केस ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। यहां मैंने लिख दिया है, देखिएगा, सिंस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0 बट x2 इज नॉट बेसिक वेरिएबल, इट इज केस ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। x2 हमारा बेसिक वेरिएबल नहीं है और इसके नीचे जो है बेटा 0 आ रहा है, तो इसको चूज करने के लिए अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर we enter x2 in टेबल। अब हम x2 वाली टेबल को इसमें एंटर करने वाले हैं, तो बेटा एरो अंदर को लग गया, ठीक है। अब ये हो गया मेरा इनकमिंग वेक्टर, तो मिनिमम रेशियो में xv अपॉन x2 बना दिया है। देखिएगा क्वेश्चन पहले ही हो चुका था, लेकिन मैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालने जा रहा हूं तो क्वेश्चन में मुझे आगे जाना होगा। अब मुझे इनकमिंग वेक्टर भी चाहिए, आउटगोइंग वेक्टर भी चाहिए। अब मैं xv अपॉन x2 निकालता हूं, 14 को 5/3 से डिवाइड करेंगे 42/5 आ जाएगा, 5 को डिवाइड करेंगे माइनस के 1/3 से, लेकिन माइनस से डिवाइड नहीं कर सकते तो ब्लैंक हो जाएगा। 8 को डिवाइड करेंगे बेटा 2/3 से, तो ये हो जाएगा मेरा 24/2 यानी कि 12। अब यहाँ पर मेरा 42/5 मेरा इनकमिंग वेक्टर सॉरी आउटगोइंग वेक्टर हो गया। अब मेरा s1 तो जाने वाला है, तो ये मेरा हो गया आउटगोइंग वेक्टर। s1 मेरा जाने वाला है और उसकी जगह आने वाला है मेरा x2। अब मेरा की एलिमेंट है क्या, 5/3, तो मुझे 5/3 की जगह 0 बनाना होगा। तो मेरे ऑपरेशन लगेंगे r1 न्यू इक्वल टू r1 ओल्ड इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/5 से, और फिर मेरा ऑपरेशन लगेगा r2 न्यू इक्वल टू r2 ओल्ड। अब यहाँ माइनस का 1/3 है, तो आप करेंगे प्लस 1/3 r1 न्यू। अब देखिएगा यहाँ पर 2/3 है, तो मुझे r3 न्यू इक्वल टू करना होगा r3 ओल्ड माइनस 2/3 r1 न्यू। अब मैं नई टेबल की तैयारी करता हूँ, ये बेसिक हो जाता है, ये सी भी हो जाता है, ये एक्स भी हो जाता है, x1 हो गया, s2 हो गया, s1 हो गया, s2 हो गया, x3 हो गया, ठीक है। अब मुझे मिनिमम रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, cj में हो जाता है 6 4 0 0 0। अब ये मेरी प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं इसे सॉल्व करने चलता हूँ, देखिएगा यहाँ हो जाता है मेरा डेल्टा j इक्वल टू cj माइनस zj। ये cj माइनस zj हो जाता है। बेसिक में कौन है मेरे पास, बेसिक में मेरे पास s1 है, यहाँ पर देखिएगा, लेकिन s1 क्या है, आउटगोइंग है, आउटगोइंग की जगह इनकमिंग हो रहा है मेरा x2, तो यहाँ पर मेरा x2 आ जाता है। x2 के मेरे पास 4 रुपए हैं, स्लैब वेरिएबल ऐसे ऐसे ऐसा कैसा ही रहेगा, कॉस्ट 0 हो जाती है, और x1 के पैसे हैं मेरे पास 6 रुपए। अब पहली r1 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3/5 से, 3/5 से मल्टीप्लाई करेगा 14 42/5। अब यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ 3/5 हो जाता है, यहाँ हो जाता है बेटा माइनस के 2/5, और यहाँ हो जाता है 0। अब अगला ऑपरेशन देखिएगा, नई वाली r2 कैसे तैयार करना है, r2 ओल्ड, पुरानी वाली r2 को लाइएगा 5 0 माइनस 1/3 0 1/3 और 1। अब देखिएगा नई वाली r1 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, इसे 3 से डिवाइड करिएगा, ये हो जाता है 14/5 हो जाता है, यहाँ 0 हो जाता है, 1/3 हो जाता है, 1/5 हो जाता है, और ये हो जाता है माइनस का 2/15 हो जाता है, और यहाँ हो जाता है 0। अब दोनों को क्या करना है, प्लस 5 और 14/5 को जोड़ेगा, 5 पंजे 25, 25 और 4 29 और 10 39, ये हो जाता है 39/5, यहाँ 0, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं 0, यहाँ हो जाता है 1/5, 1/3 और माइनस के 2/5 को जोड़ेगा, ये हो जाता है 3 पंजे 15, 5 में से 2 जाएंगे 3, 3/15 यानी कि 1/5। 1 और 0 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाता है। अब मेरी दूसरी टेबल जो है बेटा तैयार हो जाती है। दूसरी टेबल तैयार होने के बाद अब मैं R3 की तरफ बढ़ता हूँ। R3 ओल्ड उठाइएगा क्या है,
8 है, 1 है, 2/3 है, 0 है, 1/3 है और 0 है। ठीक है ना, 8 1 2/3 0 1/3। अब ये R1 जो नई वाली R1 है उससे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। उठाइएगा जरा, 2/3 से 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28, 28 बटे हो जाएगा बेटा 2/3 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 हो जाए 2/3, 3 से चढ़ जाएगा 14 बार, 14 दूनी 28, 28/5। यहाँ 2/3 से 0 हो जाएगा, यहाँ 2/3 हो जाएगा, यहाँ 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2/5, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ 2/3 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 4/15 हो जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब क्या करना है, माइनस घटाइएगा, 8 में से 28/5 को घटाइएगा, 5 8 40, 40 5 8 40 हो जाते हैं। 40 में से आप 28 को घटाते हैं तो यह आ जाता है आपका 12, तो यहाँ हो जाता है 12/5, ये 12/5 हो जाता है। यहाँ माइनस करेंगे तो 1 आ जाता है, ये कट के 0 हो जाता है, यहाँ बन जाता है आपका -2/5। या 1/3 में से इसे घटाइएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 5 15, 5 4 9, 9/15 यानी कि 3 या 9, 3 5 15, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 हो जाता है। ठीक है, ये 0 हो जाता है। ये मेरी टेबल तैयार हो चुकी है। आइडेंटिटी का कॉलम 0, आइडेंटिटी का कॉलम 0, आइडेंटिटी का कॉलम 0। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 4 दिया 12/5 हो जाएगा, माइनस के 12/5 हो जाएगा, जो आपस में कट जाएंगे, 0 में से 0 घटेगा 0। यहाँ देखिएगा माइनस में 8/5 है, 6 दिया 18/5 है, 18/5 प्लस के है माइनस के 8/5, तो 18 में से 8 जाएंगे तो 10, 10/5 बचेगा यानी कि 2, 0 में से 2 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2। देखिएगा मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, डेल्टा J लेस देन इक्वल 0, ऑप्टिमल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब देखिएगा हम दूसरा आंसर निकालने वाले हैं। अब हम यहाँ लिख देते हैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इज, यहाँ देखिएगा x1 की वैल्यू 12/5 हो जाती है, x2 की वैल्यू हो जाती है 42/5। अब ये बन जाता है बेटा मैक्सिमाइज z इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2, ये हो जाता है 12/5 और ये 4 दूनी 8, 4 चौक 16/5, 168 और 2 170 हो जाते हैं और ये 240/5। तो वैल्यू बन जाती है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 48। देखिएगा यहाँ भी मैक्सिमाइज z इक्वल टू 48 है और यहाँ पर भी मैक्सिमाइज z इक्वल टू 48 है। इस प्रकार से आपका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का केस प्राप्त होता है।